हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का ये जो वीडियो रहेगा इसमें हम लोग 8 से लेकर 11 अक्टूबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और हम लोगों ने अपना एक पेड कोर्स लॉन्च किया हुआ है बैंकिंग मास्टर नाम से, जिसको आप लोग ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के वीडियोज़ वगैरह मिलते रहेंगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है इसमें, विच बैंक हैज रिसेंटली टाइड अप विद क्रेड एवेन्यू फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफ देयर सिक्योरिटाइजेशन बुक। ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी प्रतिभूतिकरण पुस्तक के पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए क्रेडिट एवेन्यू के साथ में करार किया हुआ है। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर ए। फेडरल बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधे पढ़ना और आगे बढ़ना, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस पढ़ो और आगे बढ़ो, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, लेकिन इसको हम लोग कवर कर ले रहे हैं जिससे कि कोई भी चीज़ एग्जाम के लिए छूट ना जाए। ठीक है, और फेडरल बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो फेडरल बैंक हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? एलुवा केरला। एलुवा केरला में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। कहाँ? किसका? फेडरल बैंक का। ठीक है, श्याम श्रीनिवासन इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ये फेडरल बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। फिर से सुन लो, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ये फेडरल बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। फेडरल बैंक के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी। बाकी आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, कैनरा और यूको बैंक के बारे में हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एमडी सीईओ। ठीक है ना, एमडी सीईओ, टैगलाइन, ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मच असिस्टेंस हैज बीन सैंक्शनड बाय द नाबार्ड अंडर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आरआईडीएफ टू द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 24 ब्रिजेज इन द स्टेट। ठीक है, राज्य में कुल 24 पुलों के निर्माण के लिए, 24 पुलों के निर्माण के लिए उड़ीसा सरकार को ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष यानी कि आरआईडीएफ के तहत में नाबार्ड के द्वारा कितनी ऋण सहायता जो है दी गई है, इसमें पूछा गया है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, लोन अमाउंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। और इसमें ये पूछा गया है कि आरआईडीएफ के अंतर्गत नाबार्ड के द्वारा उड़ीसा गवर्नमेंट को 24 ब्रिजों के, राज्य में स्टेट के अंदर 24 ब्रिजेस के निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए कितना पैसा दिया गया है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इसमें क्वेश्चन में ही दे दी गई है, जैसे कि कौन से राज्य में ये पुल का निर्माण होगा, उड़ीसा में होगा, कितने पुल का निर्माण होगा, 24 पुल का। नाबार्ड के तहत जो है आरआईडीएफ के अंतर्गत कितना फंड दिया गया है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 303 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 303 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है आरआईडीएफ, यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, आरआईडीएफ का यहाँ पर एक टर्म है, यूज हो रहा है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो पिछले वीडियोज वहाँ पर देखते रहे हैं यूट्यूब वगैरह पर, उनको पता होगा। बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, पेड कोर्स है हमारा, तो कई सारे लोग यहाँ पर ऐप पर नए होंगे, जिन्होंने पहले वीडियोस नहीं देखे होंगे, डायरेक्टली परचेज किया होगा, तो उनको बताते हैं हम लोग कि आरआईडीएफ क्या है। तो पहली चीज़ तो इसका फुल फॉर्म आप लोग पता रखिएगा, याद रखिएगा कि क्या है। बाकी 1995 और 96, ठीक ना, 1995-96 के दौरान भारत सरकार के द्वारा आरआईडीएफ का जो है वो मतलब इसको सेटअप किया गया था, इसका गठन किया गया था। और ये गठन क्यों किया गया था, किस लिए, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? जो आरआईडीएफ है, जब उसको 1995-96 में सरकार के द्वारा इसको सेटअप किया गया था, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था, इसके पीछे का मोटो क्या था, उद्देश्य क्या था? तो राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कॉरपोरेशंस को, जो कि एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर, सोशल सेक्टर, रूरल कनेक्टिविटी के लिए काम करते हैं, इन सभी को लो कॉस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आरआईडीएफ को सेटअप किया गया था 1995-96 के दौरान सरकार के द्वारा। ठीक है ना, और नाबार्ड के द्वारा इसे मेंटेन किया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आरआईडीएफ इज मेंटेन्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो इन दैट केस नाबार्ड विल बी द आंसर। ठीक है ना, तो नाबार्ड के द्वारा इसे जो है नाबार्ड के द्वारा इसे मेंटेन किया जाता है, किसको? आरआईडीएफ को। अब यहाँ पर नाबार्ड की बात हो रही है, तो नाबार्ड की बात हो रही है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? मुंबई, महाराष्ट्र में नाबार्ड का हेडक्वार्टर होगा। और गोविंदा राजुलू चिंताला, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीआर चिंताला बोलते हैं, जीआर चिंताला जी जो है वो नाबार्ड के कौन हो जाएंगे? चेयरपर्सन हो जाएंगे, चेयरमैन हो जाएंगे। नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करें, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, 303 करोड़ रुपए इसका आंसर होगा। ये लोन अमाउंट का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। नोट्स वगैरह थोड़े बहुत आप लोग बनाया करो, और लोन वगैरह के जो हैं इसको एक अलग पेज पे अलग से लिखते रहा करो, क्योंकि यहाँ से लास्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी डाटाबेस काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें डाटा पूछा जा रहा है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, डाटा आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन
जिसको कि शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं COFT, सर्विस इन पार्टनरशिप जस्ट पे। ठीक है, किस संगठन ने हाल ही में जस्ट पे के साथ साझेदारी में भारत की पहली कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन सेवाएं शुरू की हैं? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर होगा वीज़ा, ऑप्शन नंबर ए। वीज़ा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ई कॉमर्स कंपनीज के लिए इंडिया का पहला कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन सर्विस वीज़ा और जस्ट पे के साथ में मिलकर लॉन्च किया गया। ठीक है, वीज़ा और जस्ट पे के साथ में किसके साथ मिलकर? वीज़ा और जस्ट पे के साथ में मिलकर लॉन्च किया गया है। सेफ, सिक्योर, सीमलेस डिजिटल पेमेंट के लिए RBI के द्वारा कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन लॉन्च किया गया था। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है, कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन। ठीक है, तो ये RBI के द्वारा सेफ, सिक्योर, सीमलेस डिजिटल पेमेंट्स के लिए RBI के द्वारा कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन सिस्टम को उसको जो है लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए वीज़ा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका डायरेक्ट वन लाइनर भी कह सकते हैं, इस तरीके से भी आप लोग इसको याद कर सकते हो, और बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू सेट अप एंड ऑपरेट ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ट्रेडर्स। ठीक है ना, ट्रेड्स भी बोल सकते हैं, ट्रेडर्स भी बोल सकते हैं, कुछ भी प्रोनाउंसिएट कर लो, लिखा आपके सामने ही है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम की स्थापना और संचालन के लिए हाल ही में किस संगठन को RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला हुआ है RBI से किसी संगठन को। ठीक है, किसके लिए? ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम की स्थापना और संचालन के लिए, इसको सेटअप करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा BSC टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, VSC टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में ट्रेड्स बोलते हैं, इसको सेटअप करने के लिए और इसको ऑपरेट करने के लिए RBI ने BSC टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को अभी हाल ही में अपना मतलब अप्रूवल दे दिया है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है, सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। और यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड्स। क्या होता है ये, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब तक इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। तो ये भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होता है। इन डेप्थ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लेना है कि जिससे कि क्वेश्चन हमारा ये क्लियर हो जाए। बाकी बहुत ज़्यादा कोर में, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो MSMEs के ट्रेड रिसीवेबल्स को फिनेंसिंग, इनवॉइस, डिस्काउंटिंग, इन सब की सुविधा प्रदान करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम जो है ये MSMEs के ट्रेड रिसीवेबल्स को फिनेंसिंग, इनवॉइस, डिस्काउंटिंग, इन सब की सुविधा प्रदान करने वाला इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। सभी पार्टिसिपेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है। ये जो ट्रेड्स है ये MSMEs के सभी पार्टिसिपेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है। और टोटल 3 पार्टिसिपेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो है सेलर, ठीक ना, पहला है सेलर, यानी कि इसके अंतर्गत केवल और केवल MSMEs आएंगे। दूसरा है बायर, ठीक ना, क्रेता विक्रेता समझ रहे हैं ना आप लोग। बायर के अंदर आ जाएगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आ जाएगा, कॉर्पोरेट्स आ जाएंगे, PSUs आ जाएंगे, एक्सेट्रा आ जाएगा। और तीसरा जो हमारा ये पार्टिसिपेंट्स है ये है फिनेंशियर्स, जो लोग फिनेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बैंक, ठीक ना, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, जैसे कि बैंक हो जाएगा, NBFCs हो जाएगा, बैंक्स हो जाएगा, NBFCs हो जाएगा। ये आप लोग नोट डाउन करते रहो। हालांकि जो लोग कोर्स परचेज किए हुए हैं, जिन लोगों ने बैंकिंग मास्टर कोर्स ऑलरेडी परचेज कर लिया है, उनको PDF में मिलेगा। अच्छा, लोगों को एक डाउट ये भी आ रहा था कि सर मैंने बैंकिंग मास्टर कोर्स परचेज कर लिया, तो क्या मुझे अलग से PDF परचेज करनी पड़ेगी? नहीं, आपको जो है फरवरी तक अब कोई PDF परचेज नहीं करनी। फरवरी तक की PDF आप लोगों को मिलेगी इसी कोर्स के अंतर्गत। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ से आप लोगों को PDF वगैरह परचेज करनी पड़ेगी। और जिन लोगों ने कोर्स नहीं परचेज किया उनके लिए अलग से भी PDF जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो और ये जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम है, इसके लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो 25 करोड़ रुपये, 25 करोड़ रुपीज़, ठीक है ना, कितना? 25 करोड़ रुपीज़। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ 25 करोड़ रुपये। याद करते चलो, इतनी बार मैं 2-2, 3-3 बार लाइनें बोल रहा हूँ, तो आप लोग ये इसको याद करते चलो। और ये बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। As per the World Bank's recent report titled Shifting Gears Digitization and Services-Led Development, what is India's projected GDP rate for financial year 22? विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लेड डेवलपमेंट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की अनुमानित GDP क्या है? ठीक है, कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है? 2022 के लिए।
तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट अभी हाल ही में रिलीज की गई, किस नाम से ये रिपोर्ट रिलीज की गई ये आप लोग याद रखना, शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विस लेड डेवलपमेंट। क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है कि द रिपोर्ट टाइटल्ड विद शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विस लेड डेवलपमेंट हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पर आपको वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, नाबार्ड, IMF, इस तरीके से कई सारे आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन दिए रहेंगे। तो उस कंडीशन में आप लोग याद रखना कि वर्ल्ड बैंक इसका आंसर होगा। क्वेश्चन की फ्रेमिंग दूसरे तरीके से भी कर चीज़ों को पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप लोग इसको याद रखना। और इसका जो आंसर होगा 8.3% ऑप्शन नंबर डी। 8.3% ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिपोर्ट का नाम मैंने बताया, आप लोग याद रखना। और इस रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की अनुमानित GDP जो है वो 8.3% रहने का अनुमान है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था और यही इसका आंसर होगा। और जून में भी यही अनुमान लगाया गया था, मतलब कि कोई चेंज नहीं हुआ है। जून में जो एक वर्ल्ड बैंक ने अपना अनुमान लगाया हुआ था GDP प्रोजेक्शन का इंडिया के लिए, उसमें भी जो है 8.3% रहने का अनुमान था और इस बार भी जो है ये 8.3% रहने का ही अनुमान है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा है और ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। ये साउथ एशिया पर फोकस्ड है और इसके अंतर्गत अफगानिस्तान, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सारे देश जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 8.3% इसका आंसर होगा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है, ये इसी टाइम पर आप लोग रिकॉल करते हुए चलो यहीं पर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। Which organization has recently announced to acquire 15.257% stake of the PNB MetLife India Insurance Company Limited for the rupees 1906 crores। ठीक है, किस संगठन ने हाल ही में 1906 करोड़ रुपए में PNB MetLife इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की 15.27% हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा की गई। इसमें यह पूछा गया है कि PNB MetLife इंडिया इंश्योरेंस में 15.27% का स्टेक कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1906 करोड़ रुपए में खरीदने का, एक्वायर करने का मतलब प्रावधान किया गया, एक्वायर करने जा रहा है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेट लाइफ इंटरनेशनल होल्डिंग्स, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा मेट लाइफ इंटरनेशनल होल्डिंग्स। ऑप्शन नंबर ई मेट लाइफ इंटरनेशनल होल्डिंग्स इसका आंसर हो जाएगा। और ये स्टेक कितना है 15.27% और इसकी मतलब इतना परसेंट स्टेक कितने रुपए में 1906 करोड़ 1906 करोड़ रुपए में। ठीक है, और PNB मेटलाइफ में अब मेटलाइफ का शेयर जो है वो बढ़कर 47.325 47.325 PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में मेटलाइफ इंटरनेशनल होल्डिंग्स यानी कि मेटलाइफ का जो शेयर है वो बढ़कर 47.325% हो गया है। ठीक है, और ये लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गया है। मेटलाइफ इंटरनेशनल होल्डिंग जो है वो PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का लार्जेस्ट शेयर होल्डर अब बन गया है। PNB मेटलाइफ के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। आशीष कुमार श्रीवास्तव ये इसके MD और CEO हो जाएंगे। मिलकर लाइफ आगे बढ़ाएं, ये PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की टैगलाइन हो जाएगी। फिर से सुन लो टैगलाइन, मिलकर लाइफ आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट देखेंगे, विच बैंक हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड इट्स पार्टनरशिप विद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टू यूज द कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर नेम्ड TCS बैंक CS फॉर अनदर 5 years। किस बैंक ने हाल ही में TCS बैंक CS नामक कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ में अपनी साझेदारी को 5 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इसमें यह पूछा गया है कि कौन सी बैंक ने TCS के साथ में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ में अपनी साझेदारी को 5 और सालों के लिए बढ़ा दिया है, जिससे कि वह कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर TCS बैंक CS को यूज कर सके। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। TCS का एक कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है TCS बैंक CS। ये देखिए ऑप्शन में, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। ठीक है, और अगले 5 सालों के लिए इसे यूज करने के लिए SBI ने TCS के साथ में अपने पार्टनरशिप को और 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में। दिनेश कुमार खारा इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी टैगलाइन क्या होगी आप लोग बताओ। ठीक ना, इसकी टैगलाइन बताओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन बताओ और साथ ही साथ में बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन सबकी टैगलाइन, हेडक्वार्टर, MD और CEO आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च द 6 Yes कैंपेन अंडर इट्स कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहक पहुंच कार्यक्रम के तहत में 6 Yes अभियान शुरू किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ा सा डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर ए। पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है 6 S की।
6 यस का मतलब कि टोटल 6 यस हैं, ठीक ना। और इन सभी यस के अलग अलग नाम है, इनका सबका फुल फॉर्म है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ, जो लोग नोट्स वगैरह बनाते हैं आप लोग नोट्स बनाकर लिख लो। बाकी जो लोग पीडीएफ वगैरह परचेज किए, जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया उनको जब पीडीएफ मिलेगी तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। पहले यस का मतलब हो जाएगा स्वाभिमान, पहले यस का मतलब स्वाभिमान, दूसरे यस का मतलब हो जाएगा समृद्धि, तीसरे यस का मतलब हो जाएगा संपर्क, चौथे यस का मतलब हो जाएगा शिखर, पांचवें का मतलब हो जाएगा संकल्प। संपर्क और संकल्प दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो पांचवें का हो जाएगा संकल्प, और छठे यस का मतलब हो जाएगा स्वागत। तो ये टोटल 6 यस हैं, 6 यस हैं, इनके सबके नाम हुए। और इस कैंपेन के माध्यम से लोगों को फिनेंशियल सर्विसेज के डेवलपमेंट के बारे में अवेयर कराया जाएगा पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। सोशल सिक्योरिटी स्कीम और डिजिटल बैंकिंग को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, ठीक है। 6 एस का फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया, सभी एस का नाम मैंने बता दिया था। अब थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो पहले एस का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, फर्स्ट वाला जो एस था इसका मतलब जो है आप लोगों को स्वाभिमान बताया गया था। तो इसके तहत में बैंक जो है वो 3 सोशल सोसाइटी स्कीम, कौन कौन सी 3 सोशल सोसाइटी स्कीम्स हैं उनका नाम पहले जान लो आप। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दूसरा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, तीसरा अटल पेंशन योजना, ठीक है। तो इस जो पहला वाला यस है स्वाभिमान, इसके तहत में बैंक 3 सोशल सोसाइटी स्कीम्स, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना को और ज़्यादा मजबूत करते हुए फिनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करेगी। ये हो गई फर्स्ट वाले यस की बात। दूसरा जो यस था उसको बताया गया था आप लोगों को, उसका फुल फॉर्म, उसका नाम बताया गया था आप लोगों को। दूसरे वाले यस का मतलब समृद्धि हो जाएगा। तो इसके तहत में एग्रीकल्चर सेक्टर को टारगेट किया जाएगा, जैसे और उन्हें केसीसी, गोल्ड लोन, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ये सारी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। बाकी और जो यस है इनका सबका मतलब क्या हो जाएगा, शिखर, संकल्प, स्वागत और क्या है स्वागत और संपर्क, ठीक है। शिखर, संकल्प, स्वागत और संपर्क, ये बाकी की यस के मतलब हो जाएंगे। और इसके तहत में एमएसएमईज को, बाकी की सभी यस के बारे में बात हो रही है, बाकी सभी यस के बारे में बात हो रही है। तो इसके तहत में एमएसएमईज को स्पेशल रेट्स पर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। क्या प्रोवाइड की जाएगी, क्रेडिट फैसिलिटी। पंजाब नेशनल बैंक की यहाँ पर बात हुई है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों से पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर पूछा हुआ था, तो यहाँ पर यही इसका आंसर है। तो चूंकि पंजाब नेशनल बैंक इस क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए मैंने पंजाब नेशनल बैंक के बारे में मुझे बता देनी है सारी चीज़ें। तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एसएस मल्लिकार्जुन राव ये जो हैं इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी पंजाब नेशनल बैंक की। बाकी और सभी बैंकों के बारे में आप लोगों को पता होगा, इसी में उम्मीद करता हूँ। नहीं पता है तो इस समय आप लोग यहीं पर कहीं से भी पता करो, लेकिन यहीं पर ये सारी चीज़ें पता करते हुए चलो। जिस भी क्वेश्चन का आंसर जो बैंक होगी उस बैंक के बारे में बताऊँगा, बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों से पूछूंगा और इस तरीके से धीरे धीरे सारी बैंकों के बारे में मैं बता भी दूंगा और आप लोगों को याद भी रहेगा। और आप लोगों से पूछना इसलिए भी जरूरी होता है कि आप लोग उसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलो। इस्टेब्लिशमेंट ये सारी चीज़ें आप लोग याद करके चला करो। क्लर्क वगैरह के एग्जाम में एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, सही हो जाएगा तो सीधे 1 नंबर देंगे, गलत हो जाएगा तो फिर -0.25 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज पर द फिच रेटिंग्स लेटेस्ट APAC एशिया पैसिफिक सॉवरेन क्रेडिट ओवरव्यू 4Q21 रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज रिवाइज्ड GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। फिच रेटिंग्स की नवीनतम APAC सॉवरेन क्रेडिट ओवरव्यू 4Q21 रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की संशोधित GDP विकास क्या है, ठीक है ना। फिच रेटिंग ने भी हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की है। किस नाम से रिपोर्ट रिलीज की है क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान इंडिया की GDP कितनी रहेगी, ये इसमें पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है GDP प्रेडिक्शन से, हालांकि है वन लाइनर ही, लेकिन ये पूछा जा सकता है, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन, आप लोग इसको लिखो। मैं अपने वीडियोज़ में लगातार बताता रहता हूँ, जो मैंने कोर्स वगैरह लॉन्च किया था या पहले यूट्यूब पर जब फ्री क्लासेस वगैरह होती थी तब भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई जाती थी कि आप लोग जो है शुरू के 2-4 पेज अपने नोटबुक के छोड़ दिया करो, जहाँ पर आप लोग लोन अमाउंट लिख लिया करो, GDP प्रेडिक्शन लिख लिया करो। इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। और GDP प्रेडिक्शन का कंप्लीट वीडियो भी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा चुका है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसी में सारी चीज़ें आप लोग रिवाइज करते हुए चलो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 8.7%, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 8.7% इसका आंसर हो जाएगा। और पहले ये अनुमान जो था 10% का रहने वाला था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है। अभी ये रिवाइज्ड GDP प्रोजेक्शन है फिच के अनुसार, जो कि कितना है 8.7%, लेकिन पहले रिवीजन से पहले ये अनुमान जो है वो 10% का था। वन लाइनर क्वेश्चन सीधे सीधे। फिच रेटिंग की यहाँ पर बात हुई है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा,
न्यूयॉर्क यूएसए में फिच रेटिंग का हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज इंडियाज रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड बाय फिक्की फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। ठीक है, यहाँ पर ये 2 बार टाइप कर दिया गया, तो आप लोग इसको इग्नोर करो। वित्त वर्ष 2022 के लिए फिक्की द्वारा अनुमानित भारत की संशोधित जीडीपी विकास दर क्या है, ये इसमें पूछा गया। ये भी वन लाइनर ही है और जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 9.1%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 9.1% ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और पहले यह अनुमान 9% का था, पहले यह अनुमान 9% का था, जिसे बढ़ाकर 9.1% कर दिया गया है। फिक्की की यहाँ पर बात हुई तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएगा। इसके प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो उदय शंकर, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, हालांकि पीडीएफ में आप लोगों को मिलेगा, जो लोग कोर्स परचेज किए हुए हैं और जो लोग पीडीएफ वगैरह मतलब परचेज करते हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए ग्लोबल फिनटेक हैकाथॉन सीरीज नेम्ड आई स्प्रिंट्स 21। ठीक है, हाल ही में किस संगठन ने आई स्प्रिंट 21 नाम से एक वैश्विक फिनटेक हैकाथॉन श्रृंखला शुरू की है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये पक्का पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में, चाहे एसबीआई में आ जाए, चाहे बीपीएस पीओ क्लर्क में आ जाए, कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है। तो ध्यान से सुनो और समझो इसको, चीज़ों को। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा इसको मतलब लेंदी करेंगे, मतलब थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में और डीप में जानेंगे। लेकिन क्वेश्चन को डीप में जाने, उस क्वेश्चन के बारे में और थोड़ा सा चीज़ें पढ़ें, उससे पहले हम लोग इसका आंसर भी जान लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी, यानी कि गिफ्ट सिटी और IFSCA के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर ये फिनटेक हैकाथॉन सीरीज जो है ये लॉन्च की गई है। और इस सीरीज का नाम क्या है? आई स्प्रिंट्स 21। इस सीरीज का नाम भी आप लोग याद रखना। ठीक है, IFSCA और गिफ्ट सिटी इन दोनों ने मिलकर आई स्प्रिंट 21 नाम से एक ग्लोबल फिनटेक हैकाथॉन सीरीज शुरू किया हुआ है। और इस सीरीज के पहले स्प्रिंट का नाम स्प्रिंट 01 बैंक टेक रखा गया है। मैं लिख दे रहा हूँ, पहले स्प्रिंट का क्या नाम रखा गया है? स्प्रिंट 01। ठीक है, बैंक टेक, ये पहले स्प्रिंट का नाम रखा गया है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन करना, बाकी पीडीएफ में सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये जो, क्योंकि एक सीरीज है, देखो ये जो आई स्प्रिंट 21 है ना, ये एक पूरी कंप्लीट सीरीज है, इसके अंतर्गत कई सारे स्प्रिंट आएंगे। तो जो पहला स्प्रिंट अभी लॉन्च किया गया उसका नाम रखा गया है स्प्रिंट 01 बैंक टेक। और ये जो स्प्रिंट 01 बैंक टेक है, ये जो है बैंकिंग सेक्टर के लिए फिनटेक्स को फोकस करेगा। ठीक, और ये जो है नीति आयोग, गिफ्ट सिटी और IFSCA के द्वारा को होस्टेड है। ये जो पहला वाला स्प्रिंट है, स्प्रिंट 01 बैंक टेक, ये नीति आयोग, गिफ्ट सिटी और IFSCA के द्वारा को होस्टेड है। ठीक है, और आई स्प्रिंट 21 स्प्रिंग एक सीरीज है, मैंने बताया आप लोगों से। ये जो आई स्प्रिंट्स 21 है, ये एक कंप्लीट सीरीज है, इसके अंतर्गत कई सारे स्प्रिंट आएंगे। तो जो पहला हैकाथॉन है ये बैंकिंग सेक्टर पर फोकस्ड है, और पहले हैकाथॉन का नाम क्या है? स्प्रिंट 01 बैंक टेक। ठीक है, और ये इसका नाम हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस आप लोग समझना, दोनों का नाम याद रखना। आई स्प्रिंट 21 एक कंप्लीट सीरीज है, जैसे कोई वेब सीरीज नहीं होती है, हमारी वेब सीरीज होती है ना, तो एक वेब सीरीज का नाम होता है मिर्जापुर या कुछ भी ऐसे रख लो, तो उसके कई सारे पार्ट आते हैं। ठीक है, इस तरीके से कई सारे सीजन आते हैं। तो ये एक मेन समझ लो आप लोग मिर्जापुर है, इसके कई सारे एपिसोड आएंगे इसके अंतर्गत। तो जो पहला एपिसोड है, जो पहला स्प्रिंट है, इसका नाम है स्प्रिंट 01 बैंक टेक। इस तरीके से आप समझो, ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। और जो ये हैकाथॉन है, फिनटेक हैकाथॉन्स है, इसके पार्टनर्स कौन कौन से, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके पार्टनर का भी नाम हम लोग यहाँ पर समझते हैं, जान लेते हैं। ICICI बैंक, HSBC बैंक, जोन स्टार्टअप, इन्वेस्ट इंडिया और आई क्रिएट, ये सारे जो हैं इसके पार्टनर्स हैं। रिटेल बिजनेस को प्रमोट करने और बैंकिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए IFSCA और गिफ्ट IFSC को फिनटेक इकोसिस्टम के साथ में कनेक्ट करने के लिए इस हैकाथॉन को शुरू किया गया है। इस हैकाथॉन का मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है। और इस हैकाथॉन को विनर को, जो इस हैकाथॉन का विनर होगा, उसे 24 लाख रुपए तक का प्राइज मिलेगा। प्राइज मनी की बात करें इस हैकाथॉन की तो 24 लाख रुपीज़ है। और ये जो प्राइज मनी है, ये आई क्रिएट के द्वारा स्पॉन्सर की गई है। मतलब आई क्रिएट जो है वो, ये पैसा आई क्रिएट के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है ना, विनर्स को ये पैसा जो है आई क्रिएट के द्वारा दिया जाएगा। कितने का? और ये कितने का मतलब अमाउंट मिलेगा? 24 लाख रुपए तक का। ठीक, और यहाँ पर बात किसकी हुई थी? IFSCA की। तो IFSCA का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? गांधीनगर, गुजरात में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और चेयरपर्सन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंजेती श्रीनिवास। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ इनका नाम, इंजेती श्रीनिवास जो है वो इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि गिफ्ट सिटी और या फिर गिफ्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, IFSCA का फुल फॉर्म होगी। तो ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। विच बैंक हैज रिसेंटली बीन ऑथराइज्ड बाय RBI टू कलेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन द बिहाफ ऑफ द CBDT, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एंड CBIC, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स।
सीबीडीटी और सीबीआईसी की ओर से हाल ही में आरबीआई द्वारा किस बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया है? आरबीआई ने अभी हाल ही में कौन से बैंक को सीबीडीटी और सीबीआईसी के टैक्सेस को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करने का परमिशन दिया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर ई। फेडरल बैंक ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के रिकमेंडेशन के बाद में आरबीआई ने भी हाल ही में फेडरल बैंक को सीबीडीटी और सीबीआईसी के बिहाफ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए, उनके कलेक्शंस के लिए अथॉराइज किया है। ठीक है, फेडरल बैंक को आरबीआई ने। और बस इतना ही इसमें हमको जानना है। फेडरल बैंक की यहाँ पर बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर वगैरह हम लोग जान लेते हैं। हालांकि पहले क्वेश्चन में ही आप लोगों को बताया गया था, लेकिन फिर से यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अलुवा केरला में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। श्याम श्रीनिवासन इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर इसकी टैगलाइन हो जाएगी। बाकी इन सभी बैंकों का एटलीस्ट हेडक्वार्टर आप लोग यहीं पर लगे हाथ तो रिवाइज करते हुए चलो। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड दी ऑन टैप स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस फैसिलिटी फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स टू व्हिच डेट? आरबीआई ने लघु वित्त बैंकों के लिए ऑन टैप स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस SLTRO सुविधा को किस तारीख तक बढ़ाने का फैसला किया है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, जरूर पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आप लोग याद रखो। इसका आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 2021, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 2021। ठीक है, अभी हाल ही में आरबीआई के जो एमपीसी है उसकी मीटिंग हुई थी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें कुछ फैसले लिए गए। और इसी मीटिंग के दौरान कुछ जो फैसले लिए गए उनमें से एक फैसला ये भी लिया गया कि SLTRO फैसिलिटी को, SLTRO यानी कि स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, फुल फॉर्म आप लोग इसका याद रखना है SLTRO का, स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ठीक है ना। तो इसी मीटिंग के दौरान ये भी फैसला लिया गया कि जो SLTRO है इस फैसिलिटी को 31 दिसंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया जाए। ठीक है, कब तक के लिए? 31 दिसंबर 2021। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे फैसले लिए गए जिसको कि हम लोग आगे आने वाले अपने क्वेश्चंस में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन जितना इस क्वेश्चन में मैक्सिमम डिस्कस कर सकते हैं हम लोग वहाँ पर इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जहाँ पर लगेगा कि यहाँ पर क्वेश्चन उन सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जा सकता, उसके लिए अलग क्वेश्चन की ज़रूरत है। हालांकि अगला क्वेश्चन ही मैंने इसी से रिलेटेड लिया हुआ है, जो आरबीआई की एमपीसी मीटिंग हुई थी, अगला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। तो मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करते हैं, बाकी जो चीज़ें बच जाएंगे एक दो क्वेश्चन में डिस्कस करके। और आरबीआई की जो एमपीसी भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, वहाँ से जो भी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड बन सकते हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 2021। इसके साथ साथ अगर आरबीआई की कोई भी मीटिंग्स वगैरह होती है, कोई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू वगैरह होता है, तो उसमें क्या होता है कि पॉलिसी रेट्स के बारे में जरूर एक क्वेश्चन आ सकता है और जरूर उस चीज़ पे हम लोग ध्यान देते हैं, वो चीज़ जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो पॉलिसी रेट जो है वो चेंज नहीं किया गया है। चेंज नहीं किया गया तो पुराना मैं बता ही दे रहा हूँ आप लोगों को। रेपो रेट पहले कितना था, मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, तो जो कुछ भी है एज इट इज़ है। अभी करंट में रेपो रेट कितना चल रहा है? 4% का रेपो रेट चल रहा है, या फिर इसको नोट डाउन कर लो। रिवर्स रेपो रेट की अगर हम लोग बात करें तो रिवर्स रेपो रेट जो है हमारा वो 3.35% का चल रहा है। कितने का? 3.35% का है। ठीक है, MSF रेट की अगर हम लोग बात करें, लिख लो आप लोग इसको, MSF की अगर हम लोग बात करेंगे तो 4.25% है। MSF 4.25% है। बैंक रेट की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो बैंक रेट भी जो है हमारा 4.25% का ही है। ठीक है, बैंक रेट के बाद हम लोग CRR और SLR की बात करते हैं, तो CRR हमारा जो है 4.4% का है। और SLR की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो SLR जो है वो हमारा 18% का, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम लोगों को जानना जरूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लर्क वगैरह में, IBPS के, तो ये चीज़ आप लोग याद करके रखो। और साथ ही साथ में और भी क्या डिसीजंस लिए गए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के दौरान, उसको भी हम लोग जानते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो आरबीआई ने अभी इस मीटिंग के दौरान ऑफलाइन मोड में डिजिटल पेमेंट सोल्यूशंस को भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, किसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है? ऑफलाइन मोड में डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन को आरबीआई के द्वारा इस मीटिंग के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया। और इसकी वर्किंग वगैरह हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानेंगे कि किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से नहीं काम करेगा। दूसरा क्या किया गया? दूसरा जियो टैगिंग ऑफ पेमेंट्स सिस्टम्स टच पॉइंट को भी इंट्रोड्यूस किया गया आरबीआई के द्वारा। इसके भी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस नाम सुन लो, थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग में जाए। यहाँ से बस जितना बता रहा हूँ इसी में से पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा ये, बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे। ठीक है, और एनबीएफसीज के लिए इंटरनल ऑम्बुड्समैन स्कीम IOS, ठीक है ना, IOS, इसके लिए इंटरनल ऑम्बुड्समैन स्कीम, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, इंटरनल ऑम्बुड्समैन स्कीम।
तो एनबीएफसीज के लिए किसके लिए लॉन्च किया गया ये? एनबीएफसीज के लिए, ठीक है ना। एनबीएफसीज का फुल फॉर्म अब आप लोगों को पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनबीएफसीज के लिए इंटरनल ऑम्बुड्समैन स्कीम को भी लॉन्च किया गया आरबीआई के द्वारा। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई थी उसमें एनबीएफसीज के लिए कौन सी स्कीम को लॉन्च किया गया था, या फिर इंटरनल ऑम्बुड्समैन स्कीम को किसके लिए लॉन्च किया गया। तो वहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाएगा बैंक, एनबीएफसी, कई तरीके के ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनबीएफसीज के लिए जो है ये लॉन्च किया गया था। इस तरीके से जो है चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इतनी ही चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी इसी मीटिंग से रिलेटेड जो आरबीआई के भी हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई थी, अगला क्वेश्चन जो है वो भी इसी से मिलता जुलता है, इसी मीटिंग से ही रिलेटेड है और बढ़िया क्वेश्चन वो भी है। तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द इनहेंस्ड पर ट्रांजेक्शन लिमिट इन आईएमपीएस बाय आरबीआई, ठीक है। आरबीआई के द्वारा आईएमपीएस में प्रति लेन देन की बढ़ी हुई सीमा क्या है। अभी जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर आईएमपीएस की जो पर ट्रांजैक्शन लिमिट है उसको भी आरबीआई के द्वारा बढ़ा दिया गया। तो जो बढ़ी हुई लिमिट क्या है यही इसमें पूछा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी 5 लाख रुपए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, पहले यह लिमिट जो है 2 लाख की हुआ करती थी, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। पहले यह लिमिट 2 लाख की हुआ करती थी, इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया। ठीक, 5 लाख रुपए तक का कर दिया गया। सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, और लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जरूर जाएगा, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आरबीआई की एमपीसी मीटिंग के दौरान आईएमपीएस पर ट्रांजैक्शन लिमिट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने का फैसला किया गया। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ द रिसेंटली अनाउंस्ड आरबीआई 4th सैंडबॉक्स कोहॉर्ट टू प्रोवाइड ए फर्दर बूस्ट टू द फिनटेक इकोसिस्टम। फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को और बढ़ावा देने के लिए हाल ही में घोषित आरबीआई के 4th सैंडबॉक्स कोहॉर्ट का विषय क्या है, ये इसमें पूछा गया है। उसकी थीम पूछी गई। कुल मिलाकर इसमें आरबीआई के द्वारा जो भी 4था सैंडबॉक्स कोहॉर्ट अनाउंस किया गया उसकी थीम क्या है, ये इसमें पूछा गया। तो जिसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। ऑप्शन नंबर ए ही इसकी थीम हो जाएगी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी उसी मीटिंग से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। और इससे पहले आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ने 3 कोहॉर्ट इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, और ये 4था कोहॉर्ट है, और 4थे कोहॉर्ट की थीम आप लोगों से पूछा गया था, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये आप लोगों को बता दिया गया। यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ था रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, बार बार यूज हुआ, मैंने बताया ना आप लोगों को। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है, हालांकि जो लोग यूट्यूब के पुराने व्यूअर्स हैं, जो लोग लगातार पिछले वीडियो वगैरह देख रहे हैं उनको पता है, उसके अलावा भी कई सारे लोगों को पता है, क्योंकि ये कई बार ये चीज़ें बताई जा चुकी हैं। लेकिन फिर भी जो लोग नए हैं उनके लिए एक बार ये चीज़ें क्लियर की जाएंगी कि रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में किसी भी न्यू प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जाती है इसके तहत में, और इलेबरेट करते हैं और आसान भाषा में इसको समझते हैं। किसी भी फिनटेक या दूसरी कंपनी के जो भी न्यू फिनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको जब लॉन्च करना होता है तो उसकी लाइव टेस्टिंग की जाती है इसके तहत में, आरबीआई की निगरानी में, या फिर जो दूसरी रेगुलेटरी बॉडी होती है उसके सुपरविजन में। ठीक है, जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स होता है उसके अंतर्गत किसी भी नए प्रोडक्ट की निगरानी, उसके नए प्रोडक्ट की लाइव टेस्टिंग की जाती है रेगुलेटरी सुपरविजन में, चाहे उसकी फिर रेगुलेटर उसका चाहे आरबीआई हो, चाहे सेबी हो, चाहे सिडबी हो। ठीक है ना, कुछ भी अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा तो उसकी लाइव टेस्टिंग जो है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। आरबीआई हैज एक्सटेंडेड द इंटरिम इनहेंसमेंट ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट्स ऑफ रुपीज 51,560 करोड़ अप टू विच डेट। आरबीआई ने 51,560 करोड़ रुपए की वेज एंड मीन एडवांसेस की अंतिम वृद्धि सीमा को किस तारीख तक बढ़ा दिया गया। इसमें लिमिट पूछा गया कि किस लिमिट तक, किस डेट तक इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है वेज एंड मीन्स एडवांसेस की। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2022, ऑप्शन नंबर है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, उसी मीटिंग से ही उठाया गया ये भी क्वेश्चन। तो 31 मार्च 2022 तक इसका आंसर हो जाएगा। और इसके पहले जो लिमिट थी 30 सितंबर 2021 थी। ठीक है ना, 30 सितंबर 2021 इसके पहले लिमिट थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आज हम लोगों ने 11 अक्टूबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अपने अगली वीडियो हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। और हम लोगों ने अपना एक प्रॉपर पेड कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, उस कोर्स का लिंक दिया गया है। जिन लोगों ने कोर्स परचेज कर लिया अच्छी बात है, जिन लोगों ने कोर्स नहीं परचेज किया और परचेज करना चाहते हैं आप लोग जाकर वहाँ पर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, परचेज करने से पहले सारे के सारे FAQs आप लोग पढ़िए, वहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को लिखी गई। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट होता है तो आप लोग व्हाट्सअप के माध्यम से आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा, इंस्टाग्राम है, सारी चीज़ें हैं, सारा लिंक, सारा कुछ सोशल मीडिया लिंक यहाँ पर दिया गया, जहाँ से आप लोग इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ से कनेक्ट होकर अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। ठीक है, और रेगुलर बेसिस पर कंटेंट आप लोगों को उसी कोर्स के तहत ही मिलेगा। आप लोग ऐप डाउनलोड करिए और कोर्स को वहाँ पर अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो परचेज करिए। ठीक, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।